हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी LT ग्रेड ज्योग्राफी के सेट 7 की। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करेंगे LT ग्रेड सेट 8 की। इसके बाद आपके 2 सेट रह जाएंगे। टोटल हमें 10 सेट यहाँ पर कवर करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, आप लोग एक बार उनको देख लीजिए। उसके बाद इसको देखना है और जो अन्य 2 आने वाले सेट हैं वो भी आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से टोटल हमारे 10 सेट जो हैं LT ग्रेड के ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सेट हैं। मैंने आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी बताया है, कुछ ऑप्शन हैं उनके बारे में भी बताया है, और जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए उनके बारे में भी बताया है। तो आप लोग उसे एक बार देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह अग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है। अग्नेय शैलों का अग्नेय शैलें यानी कि प्राथमिक शैलें, इनका रूपांतरित रूप पूछा गया है। कौन सा है? देखिए, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए क्वार्टजाइट, फाइलाइट, संगमरमर नहीं, सेल, स्लेट, चूना पत्थर नहीं, गैब्रोनिस, ग्रेनाइट, नीस शिस्ट ये भी नहीं है, और गैब्रो बेसाल्ट, रायोलाइट ये भी नहीं है। तो फिर इनमें से कौन सा सही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनमें अगर हम देखें तो सबसे निकटतम अगर बिंदु हम बात करें तो ये सही है, सी वाला। इसकी वजह है, और ये सही क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो है शिस्ट, यहाँ पर देख रहे हैं आप, शिस्ट शिस्ट जो है ये रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी है, इसलिए इसको जो है अग्नेय शैलों के रूपांतरण से नहीं माना गया है। बाकी की जो अन्य चट्टानें हैं जैसे कि गैब्रोनिस, ग्रेनाइट और नीस, ये अग्नेय शैलों के जो है रूपांतरण से बनी है, लेकिन जो शिस्ट है ये रूपांतरण से बनी है चट्टानें हैं, इसलिए यहाँ पर ये सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई और ऑप्शन इस तरह का नहीं है, इसलिए सबसे जो निकटतम बिंदु है वो कौन सा सही होगा? सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय तापमान को प्रभावित करता है? तो इनमें से कौन सा कारक है जो सागरीय तापमान को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी है जल एवं स्थल के वितरण में असमानता, हाँ बिल्कुल, प्रचलित पवन तथा सागरीय धाराएं, हाँ बिल्कुल, यानी कि ये तीनों जो हैं सागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है, तो वह कौन सी कृषि पद्धति कहलाती है? ये कहलाती है जीविकोपार्जन। जो जीवन के लिए कृषि की जाती है, यानी कि खाद्य पदार्थ उत्पादित किए जाते हैं सिर्फ जीवन के लिए, जीविकोपार्जन। नेक्स्ट है, सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो सौरमंडल का कौन सा पिंड है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? ये है उल्काएं, यानी कि उल्का पिंड। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, 2 बसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 2 बसंत विषुव के बीच में कितने समय का अंतराल होता है? ये होता है 365 दिन का। 365 दिन का। अगर एक प्रश्न और बन जाता है इसी तरह से कि जब 2 विषुव के मध्य के अंतर की बात करें तो 2 विषुव के मध्य अंतर 182 दिन, लेकिन 2 बसंत विषुव की बात हुई है कि बीच कितने दिन का अंतर होता है? तो ये होता है 365 दिन का, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो 1 डिग्री देशांतर को पृथ्वी पार करने में कितना समय लेती है? ये लेती है 4 मिनट। 4 मिनट, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी सही है, 4 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग कोर जो है उससे गुजरती है? तो ये कौन सी तरंग है? ये है प्राइमरी तरंग, यानी कि पी तरंगें। प्राइमरी तरंग, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महासागरीय जल में लवणता वहां अधिक होगी जहां बाष्पीकरण जो है वर्षण से अधिक होगा, यानी कि पानी बाष्प बन के अधिक उड़ेगा और बरसात कम होगी, वहां पर लवणता अधिक होगी। बाष्पीकरण यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। बाष्पीकरण वर्षण से वर्षण जो है बाष्पीकरण वर्षण से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छादित रहता है? तो कौन सी नदी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेंट लॉरेंस नदी, ऑप्शन बी है पोटोमैक नदी, और आगे देख लेते हैं ऑप्शन सी है
ऑप्शन सी है कोलोराडो नदी, ऑप्शन डी है मैकेंजी नदी। तो कौन सी नदी है? तो ये नदी है कौन सी? मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ये जो है कनाडा में स्थित नदी है। कहाँ है? कनाडा में है, कनाडा में है और ये उत्तर की ओर है। यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। एक देखते हैं, पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री के नाम से। ये आपको मालूम होना चाहिए। जो देखिए भारत के जो घाट से प्रश्न है, जैसे कि घाट से आप तट रेखा, तो तट रेखा या घाट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप उनको एक बार देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तट रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं, उनकी लंबाई, मतलब उनकी जो है समुद्र में सीमा कितनी है, ये आपको देख लेना है। और एक अपडेट है तट रेखा से संबंधित, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप लोग बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बिहार और प्रदेश जो हैं इनको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। केवलादेव घना पश्चिम बिहार ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अब तक तो आपको ये याद होना चाहिए। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार ये कहाँ पर है? ये है हरियाणा में। और नंदा देवी अभ्यारण्य, नंदा देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में, यानी कि उत्तरांचल में। और बांदीपुर जो है ये है कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यानी कि ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है। तो गहन निर्वाहक कृषि कहाँ प्रचलित है? ये प्रचलित है कहाँ पर? चीन में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए भारतीय राज्यों के गठन का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही कालानुक्रम पूछा गया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको भारतीय राज्य और उनके गठन से संबंधित, पुनर्गठन से संबंधित एक आपको वीडियो दी है, जो हमारी है हॉट टॉपिक की वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिए। वहाँ मैंने जितने भी राज्यों का गठन हुआ है, कब तक गठन हुआ है, उनके बारे में बताया है, और उन राज्यों के जो महत्वपूर्ण आयोग हैं उनके बारे में भी चर्चा की है, जो कि आपकी जीएस की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए देखते हैं कि गुजरात का गठन कब होता है। गुजरात का गठन होता है 1960 में, 1960 में। हरियाणा 1966 में, हरियाणा 1966 में। और हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 1971 में। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम है 1975 में, 1975 में। और प्रश्न क्या पूछा गया है? भारतीय राज्यों के गठन का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा के मैदानी भाग में पुरातन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो पुरातन जो जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? ये मैं आपको बता चुका हूँ, उसको कहते हैं बांगर। और जो नवीन मिट्टी है उसको कहते हैं खादर। नवीन को खादर और पुरातन को बांगर। कौन से राज्य में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो अभ्रक का उत्पादन जो है ये होता है झारखंड में सबसे अधिक। झारखंड में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। और अगर बात करें, लेकिन भारत में जो है सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? अगर सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो ये होता है आंध्र प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं है, तो इसलिए झारखंड में। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। तो ये प्रवाल द्वीप हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं, या फिर निमज्जित श्रेणियों के अवशेष हैं, या फिर निक्षेप जनित द्वीप हैं। देखिए ये जो है निमज्जित श्रेणियों के अवशेष हैं, निमज्जित श्रेणियों के अवशेष हैं। ये जो है ग्रेट हिमालय जो उत्तर में है उसका जो है एक भाग है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन 17। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कुछ प्रजातियां दी गई हैं और महाद्वीप से उनको सुमिलित करना है। नीलोटिक कहाँ से संबंधित है? ये अफ्रीका में नील घाटी एवं पूर्वी सूडान में स्थित है। अफ्रीका में नीलोटिक जो है अफ्रीका में स्थित नील घाटी और पूर्वी सूडान में स्थित है। नार्डिक जो है, नार्डिक उत्तर पश्चिम यूरोप में है, नार्डिक यूरोप में है। और अमरीडियन जो है दक्षिणी अमेरिका में है, अमरीडियन दक्षिणी अमेरिका में है। जबकि रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका में है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि ए का बी का ठीक है, ए का सेकेंड और बी का थर्ड, सी का फोर्थ, और ठीक है बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रवाल विधियों की उत्पत्ति विषयक अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादक थे। तो अवतलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अवतलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डार्विन, यानी कि ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित में से किस प्रदेश की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है? तो भूमध्य सागरीय जो प्रकार की जलवायु है ये किस देश की है? भूमध्य सागरीय के बारे में मैंने आपको बताया है किस प्रकार की जलवायु है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उनको देख लीजिए, वहां पर मैंने अच्छे से बताया है। और ये प्रश्न बार बार आता है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार लगा कर रख लीजिए। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उनको आप याद रखिए। तो क्या है, जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है, तो ये कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन जो क्षेत्र है उसकी है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलविद्ता ने लिखी है? तो नया संसार नामक पुस्तक जो है ईसा वोमैन के द्वारा लिखी गई है। ये अमेरिकी भूगोलविद्ता है, इनके द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस देश में होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये जो है वेनेजुएला से नहीं गुजरती है। कहाँ से? वेनेजुएला से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है ये दक्षिणी अमेरिका में 3 देशों से गुजरती है। कौन कौन से देश हैं ये? कोलंबिया, ब्राजील और इक्वाडोर, ये तीनों देश हैं, इनसे गुजरती है, लेकिन वेनेजुएला से नहीं गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ 3 देशों से गुजरती है भूमध्य रेखा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपरदनात्मक आकृति नहीं है? इनमें से कौन सी जो है अपरदनात्मक आकृति नहीं है? ये है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध जो है अपरदनात्मक आकृति नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, कास्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है यूगोस्लाविया में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। गोखुर झील को जाना जाता है। गोखुर झील को किस रूप में जाना जाता है? क्या ये बिल्लाबोंग के रूप में, मोट झील के रूप में, या फिर वायु झील के रूप में? तो ये जो है गोखुर झील को इन सभी रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ये पिछले बार भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है, हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? तो हीरा का मूल रूप क्या है? तो सभी को मालूम है, ये हीरा का मूल रूप है कोयला, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे कम कहाँ पर है? जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे कम है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जितने भी इनमें से राज्य हैं उनमें सबसे कम जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो इनमें से कौन सी झील है जो असम में स्थित है? ये स्थित है चपनाला झील। चपनाला झील जो है ये असम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल है, इनमें से प्राथमिक सेल अग्नेय सभी को मालूम होना चाहिए। अग्नेय प्राथमिक सेल है, अभी तो मैंने बताया है। स्प्रूस, फर एवं चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं टैगा वन जो पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं, उनमें स्प्रूस, फर और चीड़ प्रकार के जो वनस्पति है ये पाई जाती है। सागरीय लवणता को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर चिन्ह की बात की गई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मापते हैं ग्राम प्रति 1000 ग्राम में। ग्राम प्रति 1000 ग्राम में अगर हम चिन्ह की बात करें तो चिन्ह है इसका ऑप्शन बी वाला, ये आपको याद रखना है। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में होता है? तो दैनिक और वार्षिक तापांतर जो होता है गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, यानी कि दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिकतम मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा, जो गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर। ऊपर नेक्स्ट देखते हैं, ऊसर मृदा किसे कहते हैं? ऊसर मृदा कहते हैं क्षारीय मृदा को। किसे कहते हैं? क्षारीय मृदा को ऊसर मृदा कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में विशेषज्ञों का प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? पेरिस में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशिया में नारियल तेल का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन है? तो नारियल तेल का उत्पादक जो है सबसे बड़ा है फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो भूकंप का जो है सर्वाधिक प्रभाव होता है अभिकेंद्र पर, जहां पर भूकंप का केंद्र होता है सबसे अधिक प्रभाव वहीं होता है, यानी कि एपिक सेंटर पर। नेक्स्ट है, डोलड्रम की स्थिति निम्न में से किस वायु दाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? तो कौन सी वायु दाब पेटी में है? तो डोलड्रम की स्थिति पूछी है, तो ये किस वायुदाब पेटी में है? ये है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुदाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है? अगर वायुदाब एकाएक गिर जाता है तो ये किस प्रकार के मौसम का संकेत देता है? ये देता है तूफानी मौसम का, यानी कि ऑप्शन सी सही है।
मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एकाएक जब वायुदाब कम हो जाता है तब क्या होता है, कैसे करके तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है, और जब वायुदाब अधिक होता है तब मौसम साफ रहने की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में सर्वाधिक चंदन के वन पाए जाते हैं, और ये तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य में है। और यहाँ पर कुछ अन्य वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे कि शीशम, खैर, सेमल आदि जो हैं अन्य वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को मालूम होना चाहिए। ये है केरल, यानी कि ऑप्शन सी सही है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत की तटरेखा की लंबाई चेंज हो चुकी है, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन ये प्रश्न जो है पहले का है, तो ऑप्शन जो है बी सही है, 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर वर्तमान में पूछ लेता है कहीं पर, अगर आपको वर्तमान में मिलता है तो वर्तमान में 11,098.81 किलोमीटर है। 81 किलोमीटर है। और अगर हम पिछले बात करें तो पहले कितनी थी? 7,516 किलोमीटर। अभी हाल ही में अप्रैल में एक सर्वे होता है, सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे किया और उसने आंकड़े जारी किए। उसने बताया कि भारत की तटरेखा 11,098.81 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर पूरी डिटेल से एक लेक्चर लेके आऊँगा, कौन कौन से राज्य की कितनी सीमा बदली है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। फिलहाल अगर आपको भारत की तटरेखा की कुल लंबाई पूछे तो 7,516 किलोमीटर, अगर वर्तमान में पूछे तो 11,058.81 किलोमीटर, अगर दोनों दिया गया हो तब भी 11,058.81 किलोमीटर ऑप्शन आप ठीक करके आना है, टिक करके आना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है 40,076 किलोमीटर। 40,076 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन नहीं है? तो इनमें से कौन सी है वो ग्रहीय पवन नहीं है? ये है टैगा जलवायु। टैगा जलवायु स्वीडन में। टैगा जलवायु जो है स्वीडन में, यानी कि शीतोष्ण समुद्रीय जलवायु स्वीडन। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो ये वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। तो मैंने आपको बताया था ये कहाँ पाए जाते हैं? टैगा प्रदेश में, यानी कि पहाड़ों पर। इटली में खून वर्षा यानी कि ब्लड रेन का कारण क्या होता है? तो ये इटली में एक पवन चलती है सहारा मरुस्थल में, जो होती क्या है कि एक गर्म वायु है जो बालू के साथ कणों को उड़ाकर ले जाती है, और इटली में जब बारिश होती है तो इन कणों के कारण ही वर्षा की बूंदें लाल हो जाती हैं। तो ये कौन सी वायु वो है, पवन है? ये है सिरोको पवन। सिरोको पवन इटली। ये आपको याद रखना है। कभी कभी पवन से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडोरा यूरोप का एक छोटा देश किस पर्वत पर स्थित है? तो अंडोरा जो है ये किस पर्वत पर है? ये स्थित है प्रेनीज पर्वत पर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश से प्राइम मेरिडियन रेखा गुजरती है? तो प्राइम मेरिडियन रेखा जो गुजरती है ये गुजरती है किससे? घाना से। घाना की राजधानी अक्रा जो है वहां से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है बाघ के लिए प्रसिद्ध। बाघ के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक प्रश्न और भी याद रखना है कि बाघ परियोजना कब लाई गई थी? बाघ परियोजना कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 1972 में। 72 में, और कब 72 में, और लागू कब हुई? 1973 में। 1973 में लागू होती है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह किस खनिज के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो पारादीप जो बंदरगाह है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? महानदी के मुहाने पर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न जलवायु में से किसमें ग्रीष्म काल सूखा तथा शीतकाल तर होता है? ग्रीष्म काल सूखा और शीतकाल तर होता है, कई बार बता चुका हूँ, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये है भूमध्य सागरीय जलवायु। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ज्वालामुखी शक्ति उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर हैं? तो ज्वारीय शक्ति, भारत में ज्वारीय शक्ति की उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं जो हैं ये कहां पर हैं? ये हैं गुजरात तट में। गुजरात तट में, यानी कि ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसने विश्व जलवायु का वायु राशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया है? तो ये किसने किया है? जे हिंडोरे तथा जे ओलिवर ने। जे हिंडोरे तथा जे ओलिवर ने, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत में चीनी उद्योग के उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है गन्ने की प्रति एकड़ अधिक उपज एवं मिठास अधिक होना। ये मुख्य कारण है इसका, यानी कि ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन एक सवाना जलवायु है? तो सवाना जलवायु की बात की जाती है तो ये होती है AW प्रकार की जलवायु, सवाना प्रकार की जलवायु है। अब मैंने आपको बताया है कि हर वीडियो का एक क्रम है जिसमें हम आपको चर्चा करते हैं। 55 जो है प्रश्न के बारे में हम आपको बताते हैं और 5 प्रश्न आपके लिए है। आप इनको अच्छे से करिए और इनका जो आंसर है उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको एक बार। निम्नलिखित में से कौन 300 से 1000 मीटर गहराई में जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन दर्शाता है? तो हेलोक्लाइन, पाइकोक्लाइन, आइसोक्लाइन, इकोक्लाइन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा लीजिए, बार बार पूछ लिया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन देख लीजिए कहाँ अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? तो किसने किया है? आप इसको एक बार पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट है, आइसोनोमल शब्दावली का तात्पर्य है, तो आप इसको जो है पॉज करके देख लीजिए और इसका जो है ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अंतिम सवाल हमारा कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? तो इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? क्या फॉकलैंड है, मोजाम्बिक है, गल्फ स्ट्रीम है या फिर ब्राजील धारा है? तो इस तरह से हमने कवर किए हैं 60 प्रश्न और अभी तक हमारे सेट जो है 8 तक, यानी कि 8 सेट जो हैं हमारे कवर हो चुके हैं। 2 सेट रह गए हैं, उनको भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा और एक प्लेलिस्ट है वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।